हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड, जिसकी थर्ड यूनिट है आपकी बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए हम इस जो यूनिट को पढ़ेंगे तो ये इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है आपकी इस यूनिट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मैथ से रिलेटेड यूनिट है तो इसलिए थोड़ी सी टफ पड़ती है यूनिट। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म आया है हमारा निकल के स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये दो टर्म से मिलकर बना है बायो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एक अलग टर्म है और बायो हमारा बायोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, ये लिया गया है आपका बायोलॉजी से। और स्टैटिस्टिक्स यदि हम इस शब्द की बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी। ठीक है, और इस पूरी को बोला जाता है जैव सांख्यिकी। यदि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो इजाद है शब्द का, इसका इजाद हुआ है आपके लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से, स्टेटस शब्द से। ठीक है, लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से इसका इजाद हुआ है। अब यदि हम बात करें कि इसके अंदर किया क्या जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सारा खेल नंबर्स का है, नंबर्स का है, मैथमेटिक्स का है, या फिर हम कहें काउंटिंग्स का है। ठीक है, सारा खेल इन तीनों चीज़ों का है, नंबर्स का, मैथ्स का, काउंटिंग्स का। अब हम बात करें कि बायोलॉजी के अंदर इसका क्या मीन है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हमें कुछ बायोलॉजी की ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फील्ड है आपकी, एक तो जेनेटिक्स के अंदर, दूसरी आपकी इकोलॉजी के अंदर। मैं आपको बताऊंगा क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है इन सारी फील्ड में। सबसे पहले हम इस शब्द की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये वो शब्द है जिसको, ये साइंस की एक ब्रांच हम जैसे कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स साइंस की एक ब्रांच है, जैसे कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर की हम काउंटिंग्स देखते हैं। ठीक है, हिंदी में कहें इसे तो गणना। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, किसी चीज़ की नाप तोल की जाती है, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही की जाती है। और जब बायोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स को जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम हो जाता है आपका जैव सांख्यिकी। ठीक है, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पर। अब हम बात करें कि बायोलॉजी के अंदर क्या वो है इसका, तो बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बताऊं कि कुछ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिनमें कि हमें डेटा की, यानी कि हिंदी में बात करें आंकड़ों की, कुछ नंबर्स हमारे सामने निकल के आते हैं। तो उन आंकड़ों का जब हम ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं तो हमें कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ता है, तो उसमें हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बायोलॉजी में भी इस स्टैटिस्टिक्स को जोड़ दिया है और इसको अलग ही ब्रांच दे दी गई है, बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हम बात करें कि जनरल डेफिनेशन की, कि बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जैविक अध्ययन, ठीक है, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, जैविक अध्ययन एवं रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के फील्ड में, रिसर्च के क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग क्या कहलाता है आपका, बायो स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जो बायोलॉजिकल स्टडी होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनकी, या फिर उनकी कुछ रिसर्चेज होती हैं, तो उस क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होना ही क्या कहलाता है, बायो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स के अंदर होता है, दूसरा आपका इकोलॉजी के अंदर होता है। जैसे कि जेनेटिक्स के अंदर यदि हम बात करें तो हमारी जो जेनेटिकल गुण हैं हमारे कुछ, ठीक है, जेनेटिकल गुण होते हैं हमारे, तो हमारे जितने भी वंशानुगत जितने भी गुण होते हैं हमारे, ठीक है, जेनेटिकल जितने भी हमारे गुण होते हैं उन सब का विश्लेषण किया जाता है, उन सब का एनालिसिस वो भी इसी बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर किया जाता है। उसके अलावा हम जो अपने गुणों का संबंध देखते हैं, रिलेशन निकालते हैं आपस में कि किसके गुण किससे कितनी प्रतिशत मैच कर रहे हैं, तो वो भी बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स की महत्वता को दर्शाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियली डेफिनेशन की। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट हुए आपके, एक था कॉक्सटन एंड दूसरे थे आपके काउडेन। ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसकी ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो दी थी। इन्होंने क्या बताया कि कुछ न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, यानी कि नंबर्स, जिन आंकड़ों में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं, उनका सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, उनका कलेक्शन करना,
फिर उसके बाद उनको उनकी प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, उनको कलेक्शन करना, उनकी प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना, ठीक है, और फिर उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन करना। इन सब को जोड़कर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसको बताया आपका स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, ठीक है। तो क्या इन्होंने जो परिभाषा थी वो क्या दी इन्होंने कि कॉक्सटन और कॉर्डन के अनुसार आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन को ही सांख्यिकी कहा जाता है, ठीक है। ये कॉक्सटन और कॉर्डन के अनुसार ऑफिशियल आपकी एक डेफिनेशन थी जो कि इन्होंने प्रस्तुत की थी। अब हम बात करें इसकी प्रोसेस की, तो ये जो प्रोसेस है यानी कि पूरी स्टैटिस्टिक्स की जो प्रोसेस होती है वो इन 4 स्टेप के द्वारा ही प्रोसेस होती है। तो पहला स्टेप आता है आपका कलेक्शन, ठीक है, दूसरा स्टेप आता है आपका प्रेजेंटेशन, तीसरा आता है आपका एनालिसिस, और फोर्थ आता है आपका इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन को देखिए हिंदी में बोला जाता है आपका संकलन, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है, एनालिसिस को बोला जाता है आपका विश्लेषण, और इसको बोला जाता है आपका निर्वचन, सॉरी, या फिर विवेचन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें। अब हम कर किसका रहे हैं, तो हम ये चारों स्टेप किस पे फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेटा पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस पे फॉलो कर रहे हैं, हम डेटा पर फॉलो कर रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहला आपका स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो डेटा का कलेक्शन हम 2 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम डेटा की गणना कर सकते हैं, गणना के द्वारा भी हम डेटा को निकाल सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम अनुमान लगाकर भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमको एक सर्वे करना है, एक विद्यालय की क्लासेज है, उसमें हमें सर्वे करना है कि छात्रों की, यानी कि जितने भी इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी लंबाई का, ठीक है, उनकी लंबाई का हमें सर्वे करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्थिति बनती है, या तो हम सभी की लंबाई नाप कर, ठीक है, तब उस चीज़ को हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो उससे बोला जाएगा गणना करके, ठीक है। या फिर इसका एक और एग्जांपल देखें कि हम यदि ये अनुपात निकालना चाहते हैं कि एक क्लास में कितने छात्र विद्यार्थी और कितनी छात्राएं विद्यार्थी हैं, तो उसको हम काउंट करके भी उस डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें अनुमान की, तो अनुमान में मैंने आपको अभी लंबाई वाला सर्वे बताया था, उसमें हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ बच्चे 165 सेंटीमीटर के होंगे, कुछ 168 सेंटीमीटर के होंगे, कुछ 163 के, कुछ 164 के। तो ये उनकी हाइट का हम एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। हम गणना नहीं कर रहे हैं, हम नाप के नहीं देख रहे हैं कि किसकी कितनी हाइट है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं। तो इन 2 तरीकों से भी हम कह सकते हैं डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, या तो हम गणना करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम अनुमान लगाकर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है किसके प्रोसेस के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब हम वही बात करें प्रेजेंटेशन की, यानी कि अब डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को हमें प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है डेटा को। तो डेटा को प्रेजेंटेशन करने की आपकी जो सेकंड स्टेप आता है, इसके 3-4 तरीके हैं। या तो हम उस डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करें। टेबल कैसे बनेगी कि हमने ये ले लिया हाइट, यहाँ पर हम छात्रों की संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम उनकी हाइट लिख लेंगे छात्रों की, ठीक है। तो यदि 2 छात्रों की 163 है, 3 की 165 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, ये टेबल फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है। और एक तो टेबल फॉर्म हो सकता है आपका। इसके अलावा यदि हम बात करें डायग्राम की, तो देखिए कुछ इस तरह के आपने डायग्राम देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है जैसे ये 50%, 45%, 10%, 20%, तो ये डायग्राम हो गया। डायग्राम के थ्रू भी हम उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ग्राफ्स, इस ग्राफ के थ्रू भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइंस के थ्रू, ठीक है। लाइंस कैसे कि जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये भी लाइंस, इनके थ्रू भी हम इस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, सॉरी, डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारे स्टेप आते हैं। तो अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटा को हमने प्रेजेंट कर लिया, ठीक है। ये डेटा हमारा प्रेजेंटेशन हो गया टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, या फिर लाइन्स, या फिर हम कहें किसी डायग्राम के फॉर्म में। इसके बाद आता है आपका एनालिसिस, ठीक है। अब डेटा को हमें क्या करना है, अब डेटा का हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस के आपके 2 मेथड हैं। पहला तो आता है आपका कोरिलेशन, ये सिर्फ हमें यही चीज़ याद रखनी है, आगे नहीं पढ़ना है हमें। और दूसरा आता है आपका सिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस टेस्टिस। ठीक है, ये 2 मेथड हैं जिनके द्वारा डेटा को एनालिसिस किया जाता है। इसमें पूरी की पूरी मैथ्स चलती है आपकी। ठीक है, डेटा का पूरा जो एनालिसिस किया जाता है वो मैथमेटिक्स के थ्रू किया जाता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का मेन वो है। ठीक है, मेन बेस है। अब हमने डेटा का एनालिसिस कर लिया, अब हमें डेटा का विवेचन करना है। विवेचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो निष्कर्ष, कि भाई हमने इतनी सारी मेहनत कर ली, डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेजेंटेशन बनाया टेबल के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, फिर उसको हमने मैथमेटिक्स करके उसको अन्वेषण भी किया उसका, या फिर हम कहें विश्लेषण भी हमने किया, एनालिसिस किया। तो अब हम बात करें कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों की, और फिर इससे निष्कर्ष क्या निकला हमारे सामने। ठीक है, कि हमें पता चला कि भाई कितने छात्र आपके कितनी हाइट के थे। ठीक है, ये हम निकालना चाह रहे थे, और डेटा का एनालिसिस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कितने छात्र कितनी हाइट के हैं। हाइट का जो हमें सर्वे करना था वो सर्वे हम कर चुके हैं। अब जब ये चारों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं आपके, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, तो इसके बाद आपके 2 और स्टेप आते हैं। ठीक है, और 2 आते हैं आपके, एक आता है आपका क्लासिफिकेशन, जो कि इसमें मेन रोल प्ले नहीं करते, लेकिन सिंपल आते भी हैं ये इसके बाद स्टेप। मेन तो ये 4 ही हैं। ठीक है, लेकिन ये भी लास्ट में स्टेप आते हैं। और दूसरा आता है आपका टेबुलेशन। कैसे, कि देखिए टेबुलेशन का मतलब होता है कि हमने जो निष्कर्ष निकाला उसको दोबारा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर टेबुलेशन आता है। उसका क्लासिफिकेशन करना कि एक पूरा मैनर के रूप में एक सही तरीके से हम उसको वर्गीकृत कर पाएँ, जो हमने डेटा निकाला है, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं लास्ट में कंक्लूजन के रूप में। तो इस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है वो तैयार होती है। 4 उसके स्टेप हैं। अब हम बात करते हैं डेटा की, कि डेटा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कर ली, सब स्टेप हमने फॉलो कर लिए। अब हम डेटा की बात करेंगे कि डेटा क्या होता है, कितने प्रकार का डेटा होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ डेटा। तो देखिए मेजरली जो आपके डेटा हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फ्रीक्वेंसी डेटा, और दूसरा होता है आपका नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। डेटा को हिंदी में आंकड़े बोला जाता है। ठीक है, तो डेटा के मैं आपको टाइप बता रहा हूँ यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है आपका, इसको हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, या फिर हम इसे बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता देखिए शब्द पर जाएं, फ्रीक्वेंसी जाएं, तो कोई चीज़ यदि बार बार रिपीट होती है, ठीक है, इसका सीधा सा जो बेस है वो रिपीट से है, कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेटा। तो कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स या फिर न्यूमेरिक नंबर्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो इस तरह के डेटा को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डेटा। और कोई ऐसे डेटा जो कि रैंडम्स नंबर होते हैं, ठीक है, रैंडम नंबर होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता, वो हर एक नंबर अलग होता है अपने आप में। ठीक है, कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे हम नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, हम उसी हाइट वाले एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को लेंगे, तो मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपको 9 डेटा दिए गए हैं। ठीक है, इन 9 डेटा से आप क्या समझते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर और एक डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको 7 डेटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर अंतर क्लियर करवा देता हूँ। देखिए एक बार क्या, कि आप सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, ठीक है, या फिर आप ऊपर से ही देख सकते हैं। हम इसकी फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, यानी कि बारंबारता। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 160 है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। उसके बाद बात करें हम 165 की, तो 165 165 165 165 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर हम यदि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 160 की जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो 3 निकलेगी, और 165 की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी निकलेगी, 3 फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो ये जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डेटा है। लेकिन नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में रैंडम नंबर्स आते हैं, 170 171 172 168 165 163 164, ये सेंटीमीटर में हाइट है बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सारे नंबर रैंडमली नंबर हैं, सभी अलग अलग प्रकार के नंबर हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल की। ठीक है, जब तक आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।